हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लासेस में हम केंद्रीय बैंक क्या होता है, वो कौन कौन से कार्य करता है, इसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य आपको बताया गया है कि वो साख का नियमन और नियंत्रण करता है, यानी हमारे देश की मौद्रिक नीति को संचालित, नियमित और नियंत्रित करने का जो दायित्व होता है वो केंद्रीय बैंक का होता है। अब देखिए, अपनी इस साख व्यवस्था को केंद्रीय बैंक कैसे नियमित और नियंत्रित करता है, ये जानने से पहले अपन ये समझ लें कि अगर किसी देश की मौद्रिक नीति कैसे संचालित होती है, या साख नियमन और नियंत्रण के उपाय क्या हैं, या हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियमन और नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय काम में लेता है, उन सब का जवाब आज की इस वीडियो क्लास में आपको बताया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। अनेक बार परीक्षा में जो प्रश्न आ जाता है वो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लेता है, या साख नियमन और नियंत्रण के परिमाणात्मक और गुणात्मक उपाय लिखिए। तो उन सब का जवाब आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे या उनका हल देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है, हर देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे देश का भी केंद्रीय बैंक है जिसका नाम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी जो स्थापना है सबसे पहले 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता के अंदर की गई थी। उसके बाद 1937 में इसको मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। 1949 में इसका पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब इसको पूरी तरह से सरकार के हाथों में हमने सौंप दिया गया। इसकी वर्तमान समय में प्रबंध और संचालन जो व्यवस्था है वो केंद्रीय प्रबंध निदेशन बोर्ड के द्वारा की जाती है। इसका ढांचा किस प्रकार का है उसको अपन एक छोटी सी तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय निदेशन बोर्ड इसका संचालन करता है। केंद्रीय बैंक की संचालन व्यवस्था जो है केंद्रीय निदेशन बोर्ड के द्वारा की जाती है, केंद्रीय निर्देशन बोर्ड के द्वारा, निर्देशन बोर्ड के द्वारा की जाती है प्रबंध व्यवस्था। यहाँ केंद्रीय बैंक की प्रबंध व्यवस्था बता रहे हैं हम। प्रबंध कैसे होता है इसका प्रबंध केंद्रीय निदेशन बोर्ड करता है, जिसके नीचे कौन होता है, देखिए गवर्नर होता है। गवर्नर के नीचे जो होते हैं उसको कहते हैं उप गवर्नर। फिर इनके नीचे जो होते हैं उनको कहते हैं कार्यपालक निदेशक। इनके नीचे के स्तर पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं प्रधान मुख्य महाप्रबंधक। ये इनकी संचालन व्यवस्थाएं देखते हैं निचले स्तर पर। उसके बाद इनके नीचे प्रभारी होते हैं, मुख्य महाप्रबंधक के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक। उसके बाद इनके नीचे के स्तर पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको कहते हैं मुख्य महाप्रबंधक। इनके नीचे जो होते हैं महाप्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक। इनके नीचे के स्तर पर भी होते हैं प्रबंधक। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए इसके नीचे जो होते हैं उनको अपन कहेंगे उप महाप्रबंधक। फिर इनके निचले स्तर पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको हम कहते हैं सहायक प्रबंधक। इनके नीचे के स्तर पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको हम कहते हैं सहायक स्टाफ। क्लियर हो गया होगा आपको कि केंद्रीय निदेशन बोर्ड के अंडर में कैसे केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों का संचालन, नियमन और नियंत्रण करता है। एक केंद्रीय निर्देशन बोर्ड के द्वारा इसका जो प्रबंध व्यवस्था संचालित की जाती है उसके अंदर सबसे ऊपर के स्तर पर होता है गवर्नर, फिर उसके नीचे होता है उप गवर्नर की सहायता करने के लिए होते हैं कार्यपालक निदेशन,
उसके बाद में निदेशक कार्यपालक निदेशक होते हैं और उनकी सहायता करने के लिए होते हैं प्रधान मुख्य महाप्रबंधक। प्रधान जो मुख्य महाप्रबंधक होते हैं उसको काम में सहायता देने के लिए मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया जाता है जो प्रभारी के रूप में कार्य करता है। उसके नीचे होते हैं मुख्य महाप्रबंधक, फिर महाप्रबंधक। महाप्रबंधक की सहायता करने के लिए कुछ सहायक प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं, उनको कहते हैं उप महाप्रबंधक। इनके नीचे होते हैं सहायक प्रबंधक और लास्ट स्तर पर होते हैं विभिन्न प्रकार के सहायक स्टाफ। ये थी हमारी केंद्रीय बैंक की प्रबंध व्यवस्था का ढांचा या उपकरण, केंद्रीय बैंक का ढांचा की इनकी प्रबंध व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होती है। अब हम मौद्रिक नीति पर आ जाएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति को कैसे संचालित और नियमित और नियंत्रित करता है। उसके पहले हम मौद्रिक नीति का अर्थ जान लें तो अधिक सही होगा कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का मीनिंग क्या है। अगर आपको आरबीआई की मौद्रिक नीति लिखने के लिए आए तब भी वही लिखना है, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति लिखने के लिए आए तब भी वही आंसर है। फिर मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम ही आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मौद्रिक नीति का अभिप्राय क्या है, मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति से अभिप्राय यदि अपन समझे तो उस नीति से होता है जिसके अंदर हमारे देश का मौद्रिक अधिकारी या हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो पहले से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करते हैं। भारत में ये काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मौद्रिक नीति का मीनिंग क्या है, मौद्रिक नीति का अभिप्राय उस नीति से है जिसमें हम कोई मौद्रिक अधिकारी या हमारा देश का जो केंद्रीय बैंक है वो पूर्व निर्धारित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा व साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करते हैं। मौद्रिक नीति का अर्थ अपन ने देखा, मौद्रिक नीति होती क्या है। अर्थ, मौद्रिक नीति का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अर्थ जानने के बाद में हम यदि मौद्रिक नीति के उद्देश्य देखें, मौद्रिक नीति के अंदर क्या क्या उद्देश्य होते हैं या मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है, मौद्रिक नीति को बनाने से क्या क्या फायदे हैं, तो मौद्रिक नीति के यदि उद्देश्यों पर अगर अपन दृष्टि डालें तो मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं, देखिए पहला उद्देश्य है मौद्रिक नीति का स्थिरता के साथ विकास करना। स्थिरता के साथ यदि अपन विकास कार्य करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में न तेजी आए न मंदी आए वरन हम स्थिरता के साथ विकास करें तो जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मौद्रिक नीति को लागू किया जाए या मौद्रिक नीति हमें स्थिरता के साथ विकास करने में मदद करती। तो इसके उद्देश्यों में पहला हो गया हमारे को मदद करती है स्थिरता के साथ विकास में, स्थिरता के साथ विकास करना। विकास, हमारी जो मौद्रिक नीति है वो हमें क्या मदद करती है, स्थिरता के साथ विकास करने में मदद करती है। स्थिरता लिखा है ना, स्थिरता। अगर अपन स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता मतलब होती है ना तेजी और न मंदी। तेजी और मंदी दोनों ही व्यवस्थाएं खराब होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर को घटा देती है। सेकंड, यदि हम मौद्रिक नीति का उद्देश्य देखें, सेकंड यदि इसके उद्देश्य की यदि अपन बात करें तो मौद्रिक नीति का जो दूसरा उद्देश्य है कीमतों में स्थिरता लाना। कीमत स्थिरता, लगातार कीमत स्तर बढ़ता जा रहा है तो यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब होती है क्योंकि उपभोक्ता अनेक उपभोग कार्यों से वंचित हो जाते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं उससे पैदा हो सकती है। तो यदि अपन कीमतों में स्थिरता लाना चाहते हैं या हम यूं चाहते हैं कि हमारी कीमतों में स्थायित्व की स्थिति बनी रहे तो मौद्रिक नीति इस काम को करने में हमें मदद करती है। मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करके हम अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता ला सकते हैं और इससे हमारी कीमतों को नियंत्रित करने में या उनको स्थिर बनाए रखने में हमें सहायता मिलेगी। तीसरा इसका उद्देश्य यदि अपन देखें तो विनिमय दरों में स्थिरता। तीसरा, विनिमय दरों में स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता।
विनिमय दरों में स्थिरता कैसे? विनिमय दर का अभिप्राय क्या होता है? जब एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में तय कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज कार्य कब होते हैं? जब हम आयात निर्यात करते हैं। अभी हमारी सारी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है? खुले प्रकार की। एक देश दूसरे देश से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात करते रहते हैं। तो विनिमय दरों में यदि अपन स्थिरता रखते हैं तो अन्य देशों के जो लोग हैं उनका हमारी मुद्रा में विश्वास बना हुआ रहता है और वे हमसे लेन देन अधिक मात्रा में करना चाहते हैं। और अगर हमारी कीमतें लगातार घटती बढ़ती रहती है तो उनका विश्वास हमारी मुद्रा में कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि अपन विनिमय दरों में स्थिरता लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्रभावशाली उपाय क्या है? मौद्रिक नीति को हम प्रभावशाली ढंग से लागू करें। उसके बाद में अगला जो उद्देश्य हम देखें तो संसाधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना, ये भी हमारी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। संसाधनों को पूर्ण रोजगार देना। चौथा, संसाधनों को पूर्ण रोजगार देना। पूर्ण रोजगार। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। यदि हम अपने मानव संसाधन का कार्य या उनकी कार्य कुशलताओं का उचित प्रकार से प्रयोग करें तो हम अपनी उत्पादक स्तर को और उत्पादकता दोनों को ही बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के स्तर में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं उनको पूर्ण रोजगार मिले, उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जाए, इसके लिए भी मौद्रिक नीति का प्रभावशाली रूप में क्रियान्वयन जरूरी होता है और ये काम करने में हमें मौद्रिक नीति बहुत अधिक मदद करती है। अगला जो उद्देश्य देखें हम, निर्धनता निवारण या गरीबी निवारण। गरीबी निवारण करना। अगर हम अपने देश से गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो क्या है कि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरणाएं देना जरूरी है या उनको विनियोग कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है ताकि वे आय अर्जन के कुछ अवसर प्राप्त कर सकें। और ये काम भी हम कैसे करेंगे? अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो मौद्रिक नीति हमें हमारी गरीबी या निर्धनता को दूर करने में भी मदद करती है, जो किसी देश की या हमारे देश की तो प्रमुख आर्थिक समस्या के अंदर गिनी जाती है। उसके बाद में अगर अपन इसका अगला उद्देश्य देखें तो बचत व निवेश में वृद्धि। बचत व निवेश में वृद्धि। निवेश वृद्धि। अगर हम अपनी बचतों को बढ़ाकर निवेश कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं तो क्या होता है? पूंजी निर्माण की गति बढ़ती है। पूंजी निर्माण करने के लिए बचत बढ़ाकर निवेश में उनको इन्वेस्टमेंट या निवेश में उस बचत को लगाना जरूरी होगा। ये काम करने में भी हमें कौन मदद करता है? हमारी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के अंदर हम अपनी साख की मात्रा को घटा बढ़ाकर या मुद्रा की पूर्ति को घटा बढ़ाकर बचत और निवेश कार्यों को देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल बना सकते हैं और पूंजी निर्माण की जो गति है उसको हम तीव्र कर सकते हैं। अगला और लास्ट जो इसका उद्देश्य है, अपेक्षित क्षेत्रों में साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अपेक्षित क्षेत्रों में साख सुविधा। यदि हम हमारे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर साख की सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहते हैं या यूं कहें कि ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो ये काम भी हम कैसे करते हैं? अपनी मौद्रिक नीति के संचालन के द्वारा। तो मौद्रिक नीति क्या है? जिसके अंदर हम अर्थव्यवस्था में अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मुद्रा की मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं या साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करते हैं। इसके जो उद्देश्य है, स्थिरता के साथ विकास करना, गरीबी निवारण करना, बेरोजगारी निवारण करना, कीमतों में स्थिरता लाना, पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाना, हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्ण प्रयोग करना और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर साख या ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। अब हम पढ़ेंगे कि इन निर्धारित जो ये उद्देश्य है मौद्रिक नीति की, इनको पूरा करने के लिए हमारे केंद्रीय बैंक के पास कौन कौन से उपकरण है, कौन कौन से औजार हैं या कौन कौन से साधन है जिसकी सहायता से हमारा देश का केंद्रीय बैंक या हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी मौद्रिक नीति का कुशलता पूर्वक संचालन करता है। उसको अपन देखेंगे। तो साख नियमन और नियंत्रण के जो उपाय हैं उनको या मौद्रिक नीति को लागू करने के जो उपाय हैं उनको अपन दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं।
मौद्रिक नीति को अपन कैसे लागू कर सकते हैं, या मौद्रिक नीति लागू करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं, उनमें अपन दो प्रकार के उपायों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। दो प्रकार के उपाय हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से उपाय साख नियमन और नियंत्रण करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के उपाय हैं। एक है परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय या उपकरण। परिमाणात्मक, इसको अपन मात्रात्मक शब्द भी नाम देते हैं, मात्रात्मक उपाय या उपकरण, उपाय या उपकरण। और सेकंड प्रकार के उपाय हैं गुणात्मक उपाय या उपकरण। गुणात्मक उपाय या उपकरण। अब देखिए, परिमाणात्मक और मात्रात्मक उपाय में वे उपाय शामिल होंगे जिनमें हम मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करेंगे। सबसे पहला उपाय इसके अंदर परिमाणात्मक उपाय के अंदर यदि अपन देखें, पहले ये है, सेकंड ये है। गुणात्मक लिखने के लिए आते हैं तो केवल आपको गुणात्मक वाले लिखने हैं, परिमाणात्मक लिखने के लिए आए तो परिमाणात्मक वाले लिखने। परिमाणात्मक में जो पहला उपाय है वो है बैंक दर। पहला उपाय है इसके अंदर बैंक दर। बैंक दर, बैंक दर किसको कहते हैं? ये वो दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों का बैंक है, और विभिन्न जो हमारे कॉमर्शियल या व्यापारिक बैंक है उनको उधार किससे मिलते हैं? केंद्रीय बैंक से। तो केंद्रीय बैंक अगर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है तो बदले में उनसे एक ब्याज की दर भी लेता है। तो देश का केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको हम कहेंगे बैंक दर। यदि देखो देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना चाहता है या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना चाहता है तो यह दर घटा दी जाएगी। दर घटाने से क्या होगा? व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे, और यदि ये दर बढ़ा दी जाएगी तो ज्यादा पैसा व्यापारिक बैंकों का कहाँ जमा हो जाएगा? केंद्रीय बैंक के पास। उनके पास उधार देने के लिए पैसे कम बचेंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्राएं घटने लगेगी। तो बैंक दर के माध्यम से हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा या पूर्ति को कम या ज्यादा कर सकता है। बैंक दर घटाई जाएगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ पर मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, और अगर बैंक दर बढ़ाई जाती है तो मुद्रा पूर्ति घटेगी। बढ़ाई जाएगी तो घटेगी। उसके बाद में सेकंड जो उपाय है हमारा परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय के अंदर है वो है खुले बाजार की क्रियाएं। सेकंड उपाय है इसके अंदर खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें केंद्रीय बैंक की वे क्रियाएं शामिल होती है जिसके आधार पर बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। शेयर, बॉन्ड्स, विभिन्न प्रकार के जो कागज के प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। अगर देखिए खुले बाजार में केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचता है, बेच रहा है यानी क्या है? प्रतिभूतियों को बेच रहा है, यानी कागज और प्रतिज्ञा पत्र किसके पास जा रहे हैं? व्यापारिक बैंकों के पास या जनता के पास। तो प्रतिभूतियों को बेचने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्राएं घटेगी, क्योंकि कागज जनता के पास आ जाएंगे और पैसे किसके पास चले जाएंगे? केंद्रीय बैंक के पास। तो ऐसा करने से क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति घटेगी। और यदि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को क्या होता है? खरीदता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रतिभूतियां या अन्य प्रकार के जो कागजात है उनको यदि वो खरीद रहा है तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं उसके माध्यम से भी देश का केंद्रीय बैंक हमारी साख नियमित और नियंत्रित कर सकता है। उसके बाद तीसरा हम कह सकते हैं नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। नगद कोष अनुपात परिवर्तन तीसरा उपाय है। नगद कोष किसको कहते हैं? देखो CRR, जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको अपन कह सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हर जो भी व्यापारिक बैंक होता है देखो उसको अपनी जमाओं का, जितनी जमाएं व्यापारिक बैंक प्राप्त करते हैं उसका एक निश्चित परसेंट उन्हें कहाँ रखना पड़ता है? केंद्रीय बैंक के पास। तो व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का जितना परसेंट भाग केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व कोष के रूप में रखेंगे उसको हम कहेंगे नगद कोष अनुपात। इसकी रेट भी कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय बैंक।
अगर ये दर बढ़ा दी जाएगी तो व्यापारिक बैंक कम उधार दे पाएंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्राएं घटेगी। और अगर ये सीआरआर की जो रेट है वो घटा दी जाती है तो व्यापारिक बैंकों को कम पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा और उनको उधार देने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्राएं बढ़ेगी। तो मुद्रा की मात्रा कब घटेगी बढ़ेगी आपको पता चल रहा है। अगर इस रेट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अधिक पैसा जमा कराना पड़ेगा, तो उधार कार्यों के लिए उनके पास कम पैसे बचेंगे और कम पैसे बचेंगे तो जनता को कम उधार देंगे और जनता को कम उधार देंगे तो मुद्रा पूर्ति घटेगी। अब अगर इस रेट को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्राएं बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वैधानिक तरल कोष अनुपात में परिवर्तन। वैधानिक तरल कोष अनुपात में परिवर्तन। तरल कोष अनुपात में परिवर्तन। वैधानिक तरल कोष अनुपात क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं साख सृजन की प्रक्रिया, जिसमें हमने कहा था कि जितने व्यापारिक बैंक होते हैं जितनी जमाएं प्राप्त करते हैं उसका एक निश्चित परसेंट भाग उन्हें अपने पास तरल कोष के रूप में रखना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं लिक्विड रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरल कोष अनुपात LRR, जिसका इंग्लिश में नाम है LRR। अगर ये रेट ज्यादा होगी, इसकी दर भी कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय बैंक। यदि ये रेट ज्यादा होगी तो उधार कम होंगे और उधार कम होंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के अंदर उधार कम दिए जाने से मुद्रा पूर्ति घटेगी और अगर ये रेट ज्यादा होगी तो उधार कम होंगे और उधार कम होने से क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में हमारी जो साख है वो घटेगी। और ये रेट बढ़ा दी जाती है और ये रेट यदि घटा दी जाएगी, सॉरी इसका रिवर्स देख लेते हैं अपन उल्टा, कि ये रेट घटा दी जाएगी तो उधार कार्यों के लिए पैसा अधिक बचेगा, अधिक जब लोन दिए जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति या साख की मात्राएं बढ़ने लगेगी। ये जो 4 प्रकार के उपाय हैं मुख्य हैं, जिसके अंदर बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन जिसको CRR कह सकते हैं और वैधानिक तरल कोष अनुपात परिवर्तन जिसको हम LRR कहते हैं। ये दरें यदि परिवर्तित हो जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के माध्यम से हमारे यहाँ पर साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करता है। अब रेपो दर क्या है, रेपो रेट या रेपो दर वो दर है जिस पर देश का जो केंद्रीय बैंक है व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन लेन देन के लिए उधार देता है। अल्पकाल के लिए जो ऋण की सुविधाएं दी जाएगी उसको अपन कहते हैं रेपो दर। यह कम अवधि के लिए जो ऋण होते हैं उसी के लिए दी जाती है। अगर यह दर अधिक होगी तो व्यापारिक बैंकों के साख सृजन की मात्राएं घटेगी और यह रेट कम है तो साख सृजन की मात्राएं बढ़ेगी। अब रिवर्स रेपो दर दूसरा प्रकार का हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है वो देखिए रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होती है, ये वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं के आधार पर, अल्पकालीन जो उनकी जमाएं हैं उनके आधार पर ऋण प्रदान करता है। या रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ जाती है तो व्यापारिक बैंक उधार कार्य कम कर पाते हैं और साख की मात्राएं अर्थव्यवस्था में घटने लगती है। अब दूसरे प्रकार के उपाय हैं जिनको हम गुणात्मक उपायों के अंदर गिनते हैं। मात्रात्मक में तो मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा किया जाएगा, गुणात्मक उपायों के अंदर दूसरे प्रकार के उपाय शामिल है जिसके अंदर मात्राओं का कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर देखिए सबसे पहले है साख की राशि। ये तो थे परिमाणात्मक उपाय। अब दूसरे प्रकार के उपाय हैं गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय, गुणात्मक उपायों में सबसे पहला यदि अपन देखें तो साख की राशि। साख की राशि, राशन की दुकान पर क्या होता है, हर चीज लिमिट से मिलती है। आप अगर गेहूं शक्कर खरीदने, केरोसिन खरीदने जाते हैं तो वहां हर चीज क्या है, लिमिट में मिलती है।
अगर केंद्रीय बैंक हमारे कृषि क्षेत्र को कितना ऋण देना है, औद्योगिक क्षेत्र को कितना ऋण देना है, या अन्य प्रकार की जो उत्पादन गतिविधियां हैं उनमें कितना ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, रूरल एरिया के अंदर कितना देना है, अर्बन एरिया के अंदर कितना देना है, इससे रिलेटेड यदि ऋण की मात्राएं निश्चित कर देता है तब भी हम अधिक मात्रा में मुद्रा की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि साख की राशनिंग कर दी जाए तो जितनी राशनिंग की जाएगी या जितना लिमिट तय की जाती है उतनी ही मात्रा में अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा सृजित हो पाएगी। सेकंड, उसके बाद उपभोक्ता साख नियंत्रण। सेकंड, उपभोक्ता साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, साख नियंत्रण। इसके अंदर देखिए, उपभोक्ता साख नियंत्रण के अंदर उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में जो चीजें ली जाती है, टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में साख नियमन और नियंत्रण किया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा बढ़ानी हो तो क्या किया जाएगा कि किस्तों में जो भुगतान किए जाते हैं उपभोक्ताओं के द्वारा वो बंद कर दिए जाएंगे, और अगर सरकार किस्तों में भुगतान की व्यवस्था लागू कर देगी तो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा बढ़ जाती है। मंदी के समय क्या होता है, एक मुश्त भुगतान की व्यवस्थाएं लागू की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में जल्दी से जल्दी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सके और हमारी जो मंदी है उसको दूर करके हम उत्पादन आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि कर सकें। तीसरा प्रकार का उपाय है इसके अंदर प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही, केंद्रीय बैंक देखिए बैंकों का बैंक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से भी, प्रत्यक्ष कार्यवाही बैंकों का बैंक है। सब बैंकों को उसका कहना मानना जरूरी होता है। अगर कोई उसके कहना न माने या उसकी आज्ञा की अवहेलना करता है तो केंद्रीय बैंक उसको दंडित कर सकता है या उस बैंक को बंद करवा सकता है या उस पर ऊंची ब्याज की रेट भी ले सकता है दिए जाने वाले ऋणों पर। तो उपभोक्ता साख नियमन और नियंत्रण के साथ साथ केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से भी केंद्रीय बैंक जो व्यापारिक बैंक है उन पर अपना नियमन और नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियमित और नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके अंदर है अगला जो चौथा उपाय है वो अगर अपन देखें तो नैतिक अनुनय विनय। चौथा, नैतिक अनुनय विनय, नैतिक अनुनय विनय, अनुनय विनय। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होने के कारण सभी बैंकों से प्रार्थना कर सकता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो उन्हें समझा बुझा कर भी वो मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करवा सकता है। और लास्ट है इसके अंदर प्रचार प्रसार। इसके अंदर केंद्रीय बैंक अपने प्रचार प्रसार कार्यों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या साख को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। गुणात्मक उपाय लिखने के लिए आते हैं तो आप यही उपाय लिखेंगे, साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख नियमन और नियंत्रण, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक अनुनय विनय, और लास्ट है इसके अंदर पांचवा जो उपाय है वो है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार, इसके माध्यम से अपन जन सहयोग प्राप्त कर सकते हैं साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं, और साख नियमन और नियंत्रण करने के लिए या अपनी मौद्रिक नीति को संचालित करने के लिए वो जो दो प्रकार के उपाय काम में लेता है, एक है मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। वे कौन कौन से हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।